कमोडिटी राउंडअप में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। और चाइनीज सेंट्रल बैंक के इकोनॉमी में रिकवरी के राहत पैकेज देने की खबर से यहां पर हमने तेजी कमोडिटीज में आते हुए देखी है। डॉलर में रिकॉर्ड मजबूती के बावजूद यहां पर सोने और चांदी के भावों में गिरावट है, कच्चे तेल में बढ़त है और बेस मेटल्स में दबाव में कामकाज होता दिखा है। अगर एग्री कमोडिटीज की बात करें तो सरकार देश में कॉटन की सप्लाई बढ़ाने और कीमतें कम करने के लिए एक्सपोर्ट पर आंशिक बैन लगा सकती है। ऐसे में आपको क्या स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए एग्री और नॉन एग्री दोनों में ही, जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं कोटक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज सुनील खटके, आनंद राठी के डायरेक्टर नवीन माथुर, हमारे साथ ऑल्सो जुड़े हैं इब्जा के नेशनल स्पोक्स पर्सन कुमार जैन, और कॉटन पर बात हम करेंगे कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट अतुल गनात्रा से। लेकिन शो की शुरुआत यहां पर सोने चांदी के साथ कर लेते हैं, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में हमने जोरदार मुनाफा वसूली यहां पर आते हुए देखी है। यूएस डॉलर में जिस तरह की तेजी है उसका दबाव तो है ही, बाजार को यह भी लगता है कि 3 और 4 मई को जब यहां पर यूएस फेड की मीटिंग होगी तो यहां पर किस तरह के इंटरेस्ट रेट हो बढ़ेंगे, किस तरह की टोन लैंग्वेज स्टेटमेंट निकल के आएगी, उसके पहले एक अग्रेसिव मूव हमने यहां पर आते हुए देखी है। सोना आपकी स्क्रीन पर $1900 के फिलहाल नीचे कारोबार करता हुआ। अपने एक्सपर्ट से प्राइस व्यू तो लेंगे ही, लेकिन उसके पहले ग्राउंड का जायजा ले लेते हैं। और कुमार जैन जी नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि जो भावों में गिरावट हुई है उसका फायदा क्या कंज्यूमर्स उठा रहे हैं? बिल्कुल फायदा इस तरह से उठा रहे हैं कि जो इस तरह से $100 की जो मंदी आई है 1998 से लेकर आज $1898 करीबन आसपास चल रहा है, तो इसकी वजह से और आने वाले समय में अक्षय तृतीया एक बड़ा पर्व है जो साउथ में इस समय उसको लक्ष्मी पूजन के हिसाब से जाना जाता है। और यहाँ महाराष्ट्र में और पूरे हिंदुस्तान में जैन लोगों का एक बड़ा पर्व रहता है जिसको गुड़ी पड़वा के दिन एक 365 दिन की तपस्या करते हैं, और उस तपस्या को सेलिब्रेट करने के लिए उसमें जो तपस्या करता है उसको गिफ्ट की आइटम में चेन है, रिंग्स है, ऐसी गिफ्ट करते हैं। तो वो एक अच्छी डिमांड हम कुछ समय से देख रहे हैं। इतने भावों के बावजूद भी शादियों की भरमार है। करीबन आर्टिकल पढ़ा था हमने कि भी 40 लाख शादियां, तो उसकी भी मांग इसी तरह से चल रही है। डेफिनेटली जब भाव 55,500 के आसपास आया था तब लोग रिसाइकल और इन्वेस्टेड गोल्ड से काम कर रहे थे, लेकिन अब भी खरीदारी एकदम बिल्कुल नॉन स्टॉप चल रही है। और आने वाले समय में कई कारण बने हैं तेजी के, और उसके बाद घटने के भी कई कारण बने हैं। यूक्रेन रशिया वॉर जिसमें अमेरिका ने भी हिस्सा लिया है, करीबन $100 अरब के शस्त्र दिए हैं, जिससे वॉर भी आगे कायम यानी कहते हैं कि जारी रहेगा। तो ये सब देखते हुए एक उतार चढ़ाव जो हम देख रहे हैं उससे एक अच्छी मांग रहेगी। हमेशा ऐसा मानते हैं कि जब जब सोना चढ़ता है तो लोग भागते हैं कि भाई मैं रह गया, और जब घटता है तो लोग वेट करते हैं। तो डेफिनेटली घटने का एक लंबा स्तर बना है। आज कुछ 4-5 दिन से जो मंदी आई है इसमें एक अच्छी मांग दिख रही है, शोरूमों में एक अच्छी चहल पहल दिख रही है। और मेन कारण जो है कि जो अक्षय तृतीया का एक अच्छा बड़ा पर्व है, और पास में भी कई पर्व आते हैं। तो हमारे समाज को बोला जाए कि हमारे हिंदुस्तान की रीति रिवाज को बोला जाए कि ऐसे ऐसे पर्व दिए जिस समय आदमी महसूस करता है कि चलो इस दिन सोने की खरीदारी करे, और इसके लिए एडवांस बुकिंग भी अच्छी हो रही है। कल भी हम देख रहे थे शॉप पे एक अच्छी भीड़ लगी हुई थी। और आने वाले 4-5 दिनों और बताइए, पिछले एक महीने में अगर हम सोने के भाव देखें तो वो 51,000 से 55,000 के बीच उन्होंने एक मोमेंटम दिखाया है। ये बताइए इस रेंज के दौरान जो वेडिंग डिमांड है या फिर जो वेडिंग बुकिंग्स है वो कैसी आई हैं? जैन साहब जी, दीपाली व्हाट हैपेंड? हेलो, वेडिंग बुकिंग्स कैसी आ रही हैं फिलहाल ये बताइए, क्योंकि 51,000 से 55,000 के रेंज में सोना रहा है, इस रेंज में बुकिंग्स कैसी आई हैं? बहुत अच्छी बुकिंग है। मैं इसका कारण बताता हूँ कि मुख्यतः शादियों की जो डिमांड आई है वो कई मतलब हमारे सोच के बाहर की डिमांड है। इतनी सारी शादियां अप्रैल मई से, मतलब कल अक्षय तृतीया से बाइंग शुरू होगी, उसकी मिड जुलाई तक चलेगी, और शादियों की वजह से अच्छी डिमांड आ रही है। लोग अक्षय तृतीया के पर्व के लिए भी बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि ये जो भाव जो लो आया है $100 का, तो जो 55,500 से करीबन 52 और 51,500 और 52 के आसपास आया, तो लोगों के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है, और इस अपॉर्चुनिटी का लोग बेनिफिट ले रहे हैं। और कल भी हमने देखा काफी बुकिंग थी। लेकिन अब एक चीज और है कि जो पहले की तरह कॉइन्स की बाइंग रहती थी, जो इन्वेस्टर लोगों की बाइंग रहती है, वो बाइंग घट गई है। लेकिन एक्चुअल यूजर जो है वो इस समय अच्छी बाइंग कर रहे हैं।
ऑलराइट, यानी कि जो भावों की गिरावट है उसका फायदा लोग उठाते हुए नजर आए हैं। और जैसे कुमार जैन जी ने बताया कि चाहे वो शादियों की खरीदारी है, अक्षय तृतीया के लिए यहाँ पर खरीदारी है, काफी सारे फेस्टिवल्स यहाँ पर शुरू हो जाते हैं अक्षय तृतीया के साथ साथ, तो उनका फायदा यहाँ पर कंज्यूमर्स उठाते हुए नजर आएंगे। आपसे जानना चाहेंगे नवीन, आपका क्या व्यू है सोने और चांदी के बीच में? आप कहाँ खरीदारी कर रहे हैं और आपको भी लगता है कि ये बाइंग लेवल्स अब उभरते हुए नजर आ रहे हैं? थैंक यू वेरी मच मिताली, थैंक यू वेरी मच मनीषा। मुझे लगता है कि जो ट्रेंड नीचे की दबाव का बना हुआ है अभी भी बना रहेगा। कपल ऑफ फैक्टर्स, इंटरनेशनल फैक्टर्स लाइक एक तो फेड इंटरेस्ट रेट हाइक, थोड़ा एग्रेसिव स्टैंस फॉर टेमिंग इन्फ्लेशन, जिसकी वजह से हमने डॉलर को भी 2 साल के हाई पे देखा है, तकरीबन $102 के लेवल के आसपास इंडेक्स जो है वो ट्रेड कर रहा है अभी, विच इज हाईएस्ट सिंस मार्च 2020। इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स हैं नीचे की तरफ, क्योंकि मार्केट है तो फिजिकल बाइंग जैसा जैन साहब ने कहा वो आ सकती है इंडिया पर, लेकिन पर्टिकुलर रीजन चाइना का है। चाइना में भी काफी फिजिकल डिमांड रहती है मनीषा, और क्योंकि कोविड का कंसर्न वहां पे बना हुआ है तो हो सकता है वो थोड़ा डैम्पनर इफेक्ट हो, पर ओवरऑल ट्रेंड ज्यादा तेजी का नहीं है। 55,000 तक के लेवल्स हमने देखे थे 1 महीने पहले, जो कि तकरीबन एमसीएक्स पे 51,500 और 52,000 तक के लेवल्स अभी चल रहे हैं। दबाव जो है वो नीचे की तरफ है मनीषा। अगर किसी को ट्रेड करना है तो डेफिनेटली नीचे की तरफ सेल करके चल सकता है। सेल ऑन द हाइज वुड बी द स्ट्रेटजी। समबडी कैन सेल ऑन एमसीएक्स around 51,500 the June contract. The stop loss can be put in at around 51,700 on the upside, and the targets on the downside can be seen between 51 to 51,100. Very very intraday strategy. काफी कंसर्न्स बने हुए हैं। पॉजिटिव कंसर्न एक इन्फ्लेशन को लेके है, जो कि एक हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन प्ले करता है बुलियन अपना रोल, तो एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है। पर एट द सेम टाइम इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो डॉलर में तेजी आई है, जो दबाव $100 का हमने देखा है गोल्ड के प्राइसेस में। ट्रेंड एक न्यूट्रल ही है ओवर मीडियम टर्म। जो डिस्काउंट फैक्टर्स थे पर्टिकुलरली रशिया और यूक्रेन के जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से कुछ हद तक, बहुत हद तक डिस्काउंट हो गए unless we don't see any negative. And the French elections also have been quite positive in terms of the president's second term there, and which is not too much not pro Russia stance. So I think that is also a little positive factor for the prices to decline. So overall trend remains bearish, neutral to bearish towards 50,000, but selling would be the recommended strategy for it. ठीक है, तो ओवरऑल ट्रेंड तो न्यूट्रल से बेयरिश की ओर लग रहा है। प्राइसेस हमने 1 महीने के निचले स्तरों पर आते हुए देखे भी हैं, इंटरनेशनल हो या फिर डोमेस्टिक मार्केट से प्राइसेस नीचे आए हैं। लेकिन आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल की, क्योंकि $105 के ऊपर अब ब्रेंट का भाव आ चुका है और लगातार 2 दिनों से हमने ब्रेंट में एक अच्छी तेजी आते हुए देखी है। क्या यहाँ से व्यू बन रहा है प्राइसेस को लेकर? इस पर एक राय ले लेते हैं। सुनील कटके भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्रूड को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हों और उसका इम्पैक्ट हमने देखा भी है, लेकिन अब जो एक कंसेंसस व्यू निकल कर आ रहा है सुनील, वो यही कि $100 के नीचे तो कच्चा तेल जाएगा नहीं और इन्हीं स्तरों के आसपास घूमता रहेगा। अब 105-106 के बीच में ट्रेड कर रहा है। आप कैसे देखते हैं मौजूदा ट्रिगर्स को और क्या व्यू है प्राइसेस पर? जी दीपाली नमस्कार। जैसे $105 के रेंज में अभी ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। इन अ वे जो डॉलर की मजबूती एक कारण था क्रूड ऑयल के प्राइसेस को थोड़ा दबाव में रखा था, प्लस चाइना की तरफ से डिमांड कंसर्न्स को लेके भी थोड़ा दबाव था, और बीच में अभी आईएमएफ ने भी ग्लोबल ग्रोथ रेट जो है वो डाउनग्रेड किया है, उससे भी थोड़ा सेंटिमेंट बेरिश हो गया था। और अगर रिसेंटली देखा है तो कंसिस्टेंट थोड़ा बहुत यूएस डॉलर में जो इंप्रूवमेंट है, उसके अलावा यूएस में इन्वेंट्रीज भी थोड़ी बहुत 1-2 बार बढ़ के नजर आई थी, उसकी वजह से थोड़ा दबाव बना था। इमरजेंसी स्टॉक से भी रिलीज करने की बात हो रही थी। अभी मई से मेरे ख्याल से यूएस की तरफ से जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स है वहां से 1 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से और मार्केट में सप्लाई आएगा, तो ये सारे फैक्टर की वजह से हमने देखा थोड़ा दबाव था। बट अभी मार्केट थोड़ा रिवाइव होते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि ये 5th कंसेक्यूटिव डे है जहां पे चाइना में जो कोविड के केसेस हैं वो गिरते हुए नजर आ रहे हैं। एक पॉजिटिव फैक्टर हो सकता है, क्योंकि चाइना एक मेजर कंज्यूमर है क्रूड ऑयल का,
और चाइनीज गवर्नमेंट की तरफ से जो स्पेंडिंग के ऊपर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के ऊपर जो स्टेटमेंट आ रहे हैं, मेरे ख्याल से वो भी एक सपोर्टिव फैक्टर है। चाइनीज बैंक्स भी आगे चल के कहीं ना कहीं लेंडिंग रेट्स कम करेंगे, उससे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिलेगा। तो ये फैक्टर्स मुझे लगता है कि आने वाले समय में क्रूड ऑयल के प्राइसेस को ड्राइव करेंगे। जैसे आपने बताया, मुझे भी लगता है कि $100 के नीचे शायद ब्रेंट उतना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। एक रेंज बाउंड ट्रेड हमें जरूर देखने को मिल सकता है, $100 ऑन द लोअर साइड एंड $115 ऑन द हायर साइड में एक $15 का रेंज देख के चल रहा हूं। जो अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं जिनको डे ट्रेडिंग करना है, मुझे लगता है 7,800 का एक लेवल ठीक ठाक बाइंग साइड का एक एंट्री लेवल देखा जा सकता है। 7,750 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हुए 7,900 का एक डे पर्सपेक्टिव से टारगेट लेके चल सकता है। ये तो बात हुई कच्चे तेल की, जहां पर खरीदारी की राय है, लेकिन एक नजर यहां पर मेटल्स पे डालते हैं। चाइना स्टिमुलस की जो खबर है उसका सपोर्ट हमने कुछ बहुत जरूर आते हुए देखा, लेकिन डॉलर में मजबूती है। चाइनीज डिमांड इटसेल्फ थोड़ी सी कम है, तो उसका थोड़ा सा प्रेशर भी है, तो यानी कि गेन्स थोड़े से यहां पर लिमिट होते हुए नजर आए हैं। नवीन, आपका टॉपिक यहां पर मेटल्स में कहां होगा? I think Manisha, what you said are the very critical fundamental factors. जो आपने कहा कि चाइना का जो कोविड का वेव है, the strict lockdowns in Shanghai. Although if you see the economic data coming from the US is slightly positive, the manufacturing numbers are quite positive. The stimulus package जो दिया है बैंक ऑफ चाइना, पीपल रिपब्लिक बैंक ऑफ चाइना ने, वो भी काफी पॉजिटिव है। ओवरऑल बेस मेटल के लिए आई वुड से न्यूट्रल वुड बी द स्टैंस, क्योंकि दोनों फैक्टर्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक टेरिटरी में चल रहे हैं। द नेगेटिव्स आर कोविड, the stronger dollar, but the positive is that the infrastructure package or the central bank there have given the stimulus to maintain the economy in a good shape. So overall trend, China is the largest consumer, I would say, these days on the base metals pack. So I think the trend is quite neutral, but still a bearish overtone. So I would say that all copper, zinc, and aluminium can be sold. The copper prices can be sold at around 790 levels or so. Stop loss लगाइए 795 का, और नीचे की तरफ 780 और 82 तक के प्राइसेस देखे जा सकते हैं। Even zinc can be the sell on rise at around 357, 358 levels on MCX. Targets on the downside can be at around 353, and I would say the stop loss to be put in at around 359, 360 levels. Stop loss recommended रहेगा, क्योंकि मनीषा बहुत volatility है, so we would recommend all intraday players to please maintain strict stop loss, because the markets are driven by the news and there's too much happening around the world. So stop loss recommendations is a must in the volatile markets. बिल्कुल, वॉलेटाइल मार्केट में स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, और मेटल्स पर सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी हो सकती है। कॉपर, जिंक या कुछ ट्रेड्स रेकमेंड किए हैं नवीन जी ने। शुक्रिया नवीन आपका। आए शो में आप और नॉन एग्री कमोडिटीज पर अपने व्यूज दिए। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, और जब लौटेंगे तो फोकस करेंगे एग्री बाजार पर, स्पेशली कॉटन पर जो खबर है उस पर करेंगे चर्चा, समझेंगे प्राइस व्यू एक ब्रेक के बाद।